8वीं कक्षा हिंदी में प्रथम इकाई में जो दूसरा पाठ है वारिस कौन, ये पाठ आज हम पढ़ेंगे। इस पाठ की लेखिका है विभा रानी। तो पहले हम लेखिका का परिचय देखते हैं। विभा रानी जी का जन्म 1959 में मधुबनी में हुआ था। मधुबनी कहाँ पर है? बिहार में। बहुआयामी प्रतिभा की धनी विभा रानी हिंदी व मैथिली की राष्ट्रीय स्तर की लेखिका है। यानी प्रतिभाशाली ऐसी विभा रानी जी हिंदी और मैथिली भाषा दोनों भाषाओं में लेखन करती है और राष्ट्रीय स्तर की जानी मानी लेखिका है। आपने कहानी, गीत, अनुवाद, लोक साहित्य एवं नाट्य लेखन में प्रखरता से अपनी कलम चलाई है। इन्होंने कहानियाँ लिखी हुई है, गीत लिखे हैं, अनुवाद किया है तथा लोक साहित्य और नाट्य लेखन किया है। आप समकालीन फिल्म, महिला व बाल विषयों पर लोकगीत और लोक साहित्य के क्षेत्र में निरंतर काम कर रही है। यानी समकालीन जो फिल्में हैं उसमें भी उस पर भी इनका काम चलता है तथा महिला और बच्चों के लिए बाल विषयों पर इन्होंने क्या किए हैं? लोकगीत लिखे हैं और लोक साहित्य के क्षेत्र में ये क्या कर रही है? निरंतर सतत काम करती आ रही है। इनकी प्रमुख कृतियाँ देखिए। चल खुसरो अपने घर, मिथिला की लोक कथाएं, गोनू झा के किस्से, ये क्या है? ये तीनों इनके द्वारा लिखे गए कहानी संग्रह है। अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो, ये इनके द्वारा लिखा गया नाटक है। समृद्ध ज्ञान, यह हिंदी अंग्रेजी का अनुवाद है। बिल टेलर की डायरी आदि इनके द्वारा लिखी गई इनकी प्रमुख कृतियाँ है। अब ये जो कहानी है, इस कहानी के संदर्भ में या ये जो पाठ दिया गया है इसके संबंध में कुछ जानकारी लेते हैं। प्रस्तुत संवादात्मक कहानी के माध्यम से विभा रानी जी का कहना है कि हमें उत्तम फल प्राप्त करने के लिए समय और साधनों का सदुपयोग करना चाहिए। जो ऐसा करता है वह जीवन में सफल होता है। यानी ये संवादात्मक कहानी है। कहानी जिसमें संवाद होते हैं, पात्रों के द्वारा बोले गए संवाद जैसे कि वैसे दिए गए होते हैं, उस कहानी को कहा जाता है संवादात्मक कहानी। तो इस संवादात्मक कहानी के जरिए विभा रानी जी क्या बात बताना चाहती है कि जो हमारे पास यानी जो साधन जिस समय हमारे हाथ में उपलब्ध होते हैं या जिस समय जो साधन हमें उपलब्ध होते हैं उनका अच्छे से अच्छा सदुपयोग कर हमें क्या करना चाहिए? उन साधनों का और समय का सही क्या करना है? सही फ़ायदा उठाना है या सही काम करना है। और हमें क्या करना है जिससे जीवन में जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें जीवन में क्या होती है? सफलता प्राप्त होती है। यानी कोई बहाने नहीं बनाने हैं। जो उपलब्ध है, जो पास में है, उसका अच्छा फ़ायदा उठाना हमें आना चाहिए या उसका सही इस्तेमाल करना हमें आना चाहिए। तो जो ऐसा करता है वही चतुर होता है और वही अपने जीवन में क्या होता है? सफल होता है। यही संदेश विभा रानी इस कहानी से देना चाहती है। कहानी का शीर्षक क्या है? वारिस कौन। एक राजा था, उसकी 4 बेटियां थी। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमती होगी उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा। इसका फैसला कैसे हो वह सोचने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। एक राजा था, उस राजा को 4 बेटियां थी। अब राजा को क्या करना था? अपना उत्तराधिकारी, वारिस यानी उत्तराधिकारी। तो राजा को अपने राज्य के लिए अब 4 बेटियों में से उत्तराधिकारी क्या करना था? चुनना था। तो राजा ने सोचा कि अब इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमान होगी, बुद्धिमती होगी, मैं उसे ही क्या करूँगा? अपना राजपाट या अपना राज्य सौंपूंगा। इससे क्या होगा? क्योंकि जो बुद्धिमती होगी, जो बुद्धिमान होगी, वह क्या करेगी? अच्छी तरह से राजपाट क्या करेगी? संभालेगी, अपना राज्य अच्छी तरह से चलाएगी। तो अब राजा को क्या करना था? इस राज्य के लिए क्या करना था? अपनी चारों बेटियों में से कोई एक बेटी को वारिस के रूप में चुनना था। और वह यही सोचने लगा कि किस तरह से मैं ये चुनाव कर सकता हूँ कि इनमें से सच में ये उत्तराधिकारी इस राज्य की कौन है, ये मैं कैसे चुन सकता हूँ। तो इस पर वह सोचने लगा और अंत में उसे एक उपाय क्या हो गया? सूझ गया। उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100-100 दाने दिए और कहा, इसे तुम अपने पास रखो। 5 साल बाद मैं जब इन्हें मांगूंगा तब तुम सब मुझे वापस कर देना। अब राजा को उपाय सूझ गया था। परीक्षा लेना चाहता था अपनी चारों बेटियों की और उसमें जो पास होगी, अच्छी तरह से सब पास होगी,
उसे वह क्या करेगा, अपने राज्य का उत्तराधिकारी चुनेगा। तो उसने एक दिन क्या किया, अपने चारों बेटियों को अपने पास बुलाया और क्या किया, गेहूं की 100 दाने, हर बेटी को 100 दाने, चारों बेटियों को 100 दाने दिए और क्या कहा, इन 100 दानों को संभाल कर तुम अपने पास रखो और अब से 5 साल के बाद मैं फिर क्या करूँगा, तुम्हें बुलाऊंगा और ये 100 दाने तुमसे वापस मांगूंगा, तब तुम मुझे ये 100 दाने लौटा देना। इतना कहा और सबको राजा ने क्या किए, गेहूं के 100 दाने दे दिए। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट आई। अब हर एक को 100 दाने दिए थे। लड़कियों ने भी, राजा की उन बेटियों ने भी वो 100 दाने लिए और सारी चारों बेटियां क्या की, फिर अपने अपने कमरे में चली गई। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। उसने सोचा, आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों की याद रहेगी क्या, और जो याद भी रहा तो क्या हुआ, भंडार से लेकर दे दूंगी। अब देखो, इन चारों लड़कियों ने इन 100 दानों के साथ क्या किया। तो बड़ी बेटी ने क्या किया, 100 दाने वो लेकर अपने कमरे में चली गई। जैसे ही चली गई, उसने वो 100 दाने खिड़की में से क्या कर दिए, बाहर फेंक दिए। और उसने क्यों फेंक दिए, उसने क्या सोचा, कब मांगेंगे, आज से 5 साल के बाद, यानी इतने लंबे समय के बाद पिताजी मांगेंगे। शायद तब तक वो 5 साल के बाद इस बात को भूल भी जाएंगे, और समझो भूल नहीं गए, उनको याद भी रहा और उन्होंने मुझसे 100 दाने मांगे, तो मैं क्या करूँगी, अनाज का जो भंडार है उसमें इतने सारा गेहूँ जो हमारे पास रहता है उसमें से 100 दाने लूँगी और मैं क्या कर दूँगी, पिताजी को लौटा दूँगी। यानी कहाँ मैं 5 साल तक ये 100 दाने संभाल कर रखूँ, ऐसा उसने सोचा। और उसने क्या कर दिया, वह फौरन जाने के बाद ही कमरे में क्या कर दिया, वो 100 दाने उसने खिड़की से बाहर फेंक दिए। दूसरी बहन ने दानों को चांदी की एक डिब्बी में डालकर मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकची में डाल दिया। सोचा, 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। अब पहली बेटी ने तो खिड़की से दाने फेंक दिए कि इन्हें संभाल कर क्या रखना है। दूसरी बेटी ने क्या किया, इन दानों को क्या किया, चांदी के एक डिब्बे में डालकर रखा और वह चांदी की डिब्बे उसने क्या की, मखमल के थैले में रखी। हाँ, मखमल जो एक प्रकार ऊंची कपड़ा होता है एक प्रकार का, जो बहुत एकदम मुलायम होता है, तो उस मखमल के थैले में उसने वो चांदी की डिब्बी रखी। चांदी के डिब्बे के अंदर उसने वो 100 दाने डाले हुए थे और उसने फिर क्या किया, वह अपने संदूकची में सुरक्षा के साथ, अपने संदूकची में, अपनी पेटी में वो सुरक्षा के साथ वह थैली रख दी जिसमें चांदी के डिब्बे में वो 100 दाने थे। और उसने सोचा कि आज से 5 साल के बाद जब पिताजी मांगेंगे तो फिर मैं ये क्या करूँगी, उन्हें लौटा दूंगी। यानी दूसरी बेटी ने क्या किया, संभाल कर वह क्या किया, दूसरी बहन ने वो दाने चांदी के डिब्बे में रखे। तीसरी बहन बस सोचती रही कि इसका क्या करूँ। चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी। तीसरी बहन भी लेकर गई अपने कमरे में दाने। वो सोच रही थी कि इन दानों का मैं क्या करूं। वो सोचती रही, फौरन उसने उस पर कुछ किया नहीं। वो सोच रही थी कि पिताजी ने क्यों दिए होंगे, फिर मैं इसका उपयोग क्या कर सकती हूँ, या 5 साल तक मैं इन्हें संभाल कर कैसे रख सकती हूँ, इस पर वो सोच रही थी। और चौथी बेटी जो कैसी थी, वह सबसे छोटी थी, थोड़ी सी बच्ची थी, कम उम्र की थी। तो उसने क्या किया, शरारतें करना उसे बहुत पसंद था, है ना, उम्र के कारण छोटी थी, शरारती थी, तो शरारत करना उसे बहुत अच्छा लगता था। उसे गेहूं के भुने दाने भी बहुत पसंद थे और गेहूं के दानों को भुनकर खाना भी उसे अच्छा लगता था। तो उसने क्या किया होगा, उसने दानों को भुनवा कर खा डाला और खेल में मग्न हो गई, है ना। उसने क्या किया, पिताजी ने दिए हुए दाने को उसने भुना और उसे भून कर वह क्या कही, खा गई और खाकर फिर अपने खेल में लग गई। उसने ये भी नहीं सोचा कि 5 साल के बाद पिताजी मांगने वाले हैं और जब मांगेंगे तो क्या करेंगे, मैं तो ये अभी खा रही हूँ। उसने कुछ नहीं सोचा, बच्ची थी, शरारती थी, तो अपने स्वभाव के अनुसार उसने क्या किया, दाने भुनवा कर वह खा गई और खेल में लग गई। बात फिर उसके दिमाग से चली भी गई। तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी ने उन्हें यूं ही दाने नहीं दिए होंगे, जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहनों की तरह उन्हें सहेज कर रख देने की सोची, लेकिन वह ऐसा न कर सकी। 2-3 दिनों तक वह सोचती रही। फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली जमीन में वे दाने बो दिए। समय पर अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, दाने निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से उसे बो दिए। इस तरह 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूँ तैयार
हो गया। अब तीसरी जो राजकुमारी थी, जो कमरे में जाने के बाद सोचने लगी कि पिताजी ने ये गेहूं के दाने क्यों दिए होंगे। अब उसे यकीन था कि पिताजी ने यूं ही दाने नहीं दिए होंगे, इसके पीछे उनका कुछ ना कुछ मकसद ज़रूर होगा। और बहनों की तरह उसने भी सोचा कि ये दाने मैं क्या करूँ, दूसरे बहन की तरह कि इसे संभाल कर रखूँ, 5 साल के बाद जब मांगेंगे तब वापस दूंगी। पर उसे लगा कि इसके पीछे यूं ही रखने के लिए पिताजी ने नहीं दिए होंगे, इसके पीछे उनका कोई इरादा या मकसद होगा। तो उसने क्या किया, अपने कमरे की खिड़की खोली और खिड़की के पीछे जो ज़मीन थी उसमें उसने क्या किए, ये 100 दाने बो दिए। फिर फसल तैयार हो गई, फिर वह गेहूँ उसने निकाला, फिर जो गेहूँ आया हुआ था फिर उसने वो दाने क्या कर दिए, बो दिए। इस तरह से वह हर साल क्या करती, उन दानों को ज़मीन में क्या करती थी, बोती थी और फसल लेती थी। और 5 साल में उसके पास ढेर सारा गेहूँ क्या तैयार उसके पास हो गया। उसे ढेर सारा गेहूँ का उसने क्या किया, उत्पादन गेहूँ के फसल का ले लिया। 5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम चारों को गेहूं के 100 दाने दिए थे और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना। कहाँ है वे दाने? तो 5 साल, इस तरह से 5 साल बीत गए। राजा ने अपने 5 साल के बाद अपने चारों बेटियों को फिर एक बार बुलाया अपने सामने और फिर कहा कि आज से 5 साल पहले मैंने तुम्हें हर एक को 100 दाने दिए थे और कहा भी था कि 5 साल के बाद मैं तुमसे वापस मांग लूँगा। तो अब मुझे वह 100 दाने क्या करो, लौटा दो। कहाँ है वह तुम लोगों के पास के 100 दाने? बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई और राजा को दे दिए। राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? तो बड़ी राजकुमारी ने तो पहले ही क्या किया था, सबसे बड़ी बहन ने, बड़ी राजकुमारी ने कमरे के जाने के बाद ही खिड़की से वो दाने क्या कर दिए थे, बाहर फेंक दिए थे। उसने इस पर सोचा भी था कि एक तो पिताजी भूल जाएंगे और 5 साल के बाद नहीं भी भूले तो मैं क्या करूँगी, भंडार से दाने लेकर दे दूँगी। तो उसने ऐसा ही किया। उसने क्या किया, 5 भंडार घर में चली गई, वहाँ से 100 दाने लेकर आई और पिताजी को दे दिए कि ये आपके द्वारा दिए गए दाने हैं, तो ये 5 साल के बाद आप वापस लीजिए। तो राजा ने पूछा भी कि क्या ये वही दाने हैं जो मैंने 5 साल पहले तुम्हें दिए थे? पहले तो राजकुमारी ने हाँ कह दिया, मगर राजा ने फिर कड़क कर पूछा, तब उसने सच्ची बात बता दी। पहले राजकुमारी झूठ कह दिया कि हाँ ये वही दाने हैं, पर राजा ने थोड़े सख्ती से कड़क कर पूछा कि सच बताओ कि क्या ये वही दाने हैं? तो फिर राजा की सख्ती को देखते हुए उसने सच कह दिया कि यह वह दाने नहीं है। सारी सच्चाई उसने राजा को बताई कि उसने तो फिर तभी फेंक दिए थे, ये भंडार घर से वह लेकर आई हुई है। राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा, तुम्हारे दाने कहाँ हैं? अब पहली का तो किस्सा खत्म हो गया, उसने सारी सच्चाई बता दी। अब राजा ने दूसरी राजकुमारी को पूछा कि मैंने दिए हुए दाने तुम्हारे कहाँ हैं? दूसरी राजकुमारी अपनी संदूकची में से मखमल के खोल वाली डिब्बी उठा लाई, जिसमें उसने गेहूं के दाने सहज कर रखे थे। राजा ने उसे खोलकर देखा, दाने सड़ गए थे। तो जैसे ही राजा ने दूसरी राजकुमारी को पूछा कि तुम्हारे दिए गए दाने कहाँ हैं, तो वह अपने कमरे में चली गई और संदूकची में जो उसने दाने संभाल कर रखे हुए थे, है ना, मखमल की खोल वाले थैले में उसने चांदी के डिब्बे में वो दाने रखे हुए थे, वो लेकर आती है और राजा को देती है और कहती है कि पिताजी ये आपके द्वारा दिए गए दाने। राजा ने उसे खोलकर देखा कि दाने सड़ गए थे। अभी इस बेटी ने तो 5 साल पहले दाने बहुत सहज कर चांदी के डिब्बे में रखे थे, पर 5 साल के बाद जब उसने वह चांदी की डिब्बी राजा को सौंपी तो राजा ने वह दाने निकाल कर देखे तो दाने क्या हो गए थे, सड़ गए थे, खराब हो गए थे, क्योंकि वो बंद थे 5 सालों से। तीसरी राजकुमारी से पूछा, तुमने क्या किया उन दानों का? अब राजा तीसरी राजकुमारी के पास चले गए और उन्होंने तीसरी राजकुमारी को पूछा कि तुमने उन 100 दानों का क्या किया? तीसरी ने कहा, मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा और मैं वहाँ आपको कल ले चलूँगी। तो तीसरी राजकुमारी ने क्या कहा, अभी मैं इस बात का जवाब आपको नहीं दे सकती, मैंने दानों का क्या किया ये देखने के लिए आपको मेरे साथ आना पड़ेगा और वह जगह यहाँ से दूर है, तो कल मैं वहाँ आपको लेकर जाऊँगी। राजा ने अब चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा। उसने उसी बेपरवाही से जवाब दिया, उन दानों की कोई कीमत है पिताजी? वैसे तो ढेरों दाने भंडार में पड़े हैं, आप तो जानते हैं
न मुझे गेहूं के भुने दाने बहुत अच्छे लगते हैं, सो मैं उन्हें भुनवा कर खा गई। आप भी पिताजी किन किन चक्करों में पड़ जाते हैं? छोटी बेटी ने क्या कहा कि पिताजी आपने तो दाने दिए थे, पर आपको पता है ना 100 दानों की क्या कीमत होती है, और आपको पता है कि मुझे भुने हुए दाने कितने अच्छे लगते हैं, सो मैं तभी उन दानों को मैंने भुनवाया और मैं खा गई। और वो उल्टा पिताजी को ही क्या कहती है कि आप भी किन किन न जाने किन किन चक्करों में पड़ते हैं कि 100 दाने दिए और कहा कि 5 साल के बाद मांगूंगा। कहाँ मैं 5 साल उसे संभालती बैठती। और वैसे हमारे यहाँ भंडार गृह में कितने सारे गेहूं के दाने हैं। सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। चारों में से अब उसे केवल तीसरी बेटी से ही थोड़ी उम्मीद थी। अब पहली, दूसरी और चौथी बेटी के उत्तर सुनकर राजा बड़ा निराश हो गया। तीसरी बेटी ने अभी कुछ बताया नहीं था कि उसने दानों के साथ क्या किया, पर वह कल बताने वाली थी। अब तीसरी बेटी से ही राजा को थोड़ी सी उम्मीद थी कि शायद उसने दानों का उचित उपयोग किया होगा। इन तीनों बेटियों ने तो क्या किया था, राजा को निराश कर दिया था। राजा रथ पर दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई। उसने कहा, चलिए पिताजी, आपको मैं दिखाऊं कि गेहूं के वे दाने कहाँ हैं। दूसरे दिन, जैसे कि उस तीसरी राजकुमारी ने कहा था कि मैं आपको कल बताऊंगी कि उन दानों का मैंने क्या किया है, तो दूसरे दिन वह राजा के पास चल जाती है और कहती है कि चलिए पिताजी, मैं गेहूं के दानों का क्या किया मैं आपको बताती हूँ। राजा रथ पर सवार हो गया। रथ महल नगर पार करके खेत की तरफ बढ़ चला। राजा ने पूछा, आखिर कहाँ रख छोड़े हैं तुमने वे 100 दाने? इन 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ के चक्कर लगवाओगी, है ना। राजा रथ पर सवार हो गया। राजा और तीसरी राजकुमारी रथ रथ जाने के लिए निकल पड़ा। महल पार हुआ, नगर पार हुआ और खेत की तरफ बढ़ चला। बहुत दूर वह चले गए थे। राजा ने क्या कहा अपने बेटी से, न जाने उन 100 दानों के लिए तुम मुझे कितना घुमवाओगी, कहाँ कहाँ लेकर जाओगी, और कहाँ कहाँ के चक्कर लगवाओगी। तब रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। राजा ने देखा सामने बहुत बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी। उसकी बालियां हवा में झूम रही थी, जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही हो। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, ये है बस वे 100 दाने जो आज लाखों लाख दानों के रूप में आपके सामने है। मैंने उन 100 दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है। और राजा ने बहुत दूर तक वो आए थे। राजा कहता है राजकुमारी से, न जाने कितना उन 100 दानों के लिए मुझे चक्कर तुम लगवाओगी। और तभी रथ एक बड़े हरे भरे खेत के सामने आकर रुकता है। राजा ने देखा कि बहुत अच्छी तरह से गेहूं की फसल आई हुई थी, और ऊपर गेहूं की जो बालियां थी जिनमें गेहूं के दाने होते हैं, वह बालियां क्या कर रही थी, हवा में झूम रही थी। जैसे वह हवा के साथ डोलकर, हवा पर झूमकर राजा को कोई खुशी भरा गीत क्या कर रही है, सुना रही है। राजा ने आश्चर्यचकित, हैरानी से यानी आश्चर्यचकित होकर क्या कहा, राजकुमारी की ओर देखा। तभी राजकुमारी ने राजा को क्या कहा, पिताजी, ये वही 100 दाने हैं जो आपने 5 साल मुझे दिए थे। इन 100 दानों को मैं हर साल क्या करती थी, बोती थी, और आई हुई फसल जो होती थी फिर उनको मैं बोती थी, और उसे आज इतने उन 100 दानों के आज ये कितने हो गए, लाखों लाख दानों के रूप में वह गेहूं के दाने परिवर्तित हो गए हैं। और उन्हीं 100 दानों से मैंने इतनी अधिक गेहूं की फसल तैयार की है। राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा, अब मैं निश्चिंत हो गया, तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। तो ये गेहूं का ये जो उपयोग गेहूं के दानों का तीसरी राजकुमारी ने किया था, वो देखकर राजा बेहद खुश हो गया। वो बहुत संतुष्ट हो गया। उसने प्यार से अत्यधिक आनंद के साथ अपने बेटी को गले लगाया और क्या कहा कि तुम ही मेरी राज्य की क्या हो, उत्तराधिकारी हो, तुम ही मेरे राज्य की वारिस हो। क्योंकि राज्य को संभालने के लिए एक बुद्धिमान व्यक्ति चाहिए जो क्या कर सके, अपने राज्य की भलाई के लिए जो उपलब्ध बातें हैं उनका उपयोग करे। बच्चों, जीवन में भी ऐसे ही होता है। जो हमारे पास होता है उसका सही उपयोग करना, उसकी कीमत पहचानना, उसकी अहमियत को समझना, ये हमें आना चाहिए। अगर ये आता है तो जो उपलब्ध है, जो पास में है, उसका उपयोग कर कर भी हम जीवन में क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। ना कि हमें प्राप्त परिस्थितियों पर रोना है कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। यही संदेश लेखिका इसमें से देना चाहती है कि जो तुम्हारे पास है, जो तुम्हें मिला है,
उसका उपयोग करना सीखो, न कि जो नहीं है उस पर रोते बैठो या उस पर दुख मनाते बैठो। तो जो पास में है उसकी अहमियत समझना, उसका उपयोग करा कर अपने जीवन को आगे बढ़ाना, यह संदेश हमें इस कहानी में से मिलता है और इसी में चतुराई है।